हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और हमारी हेडिंग है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये जो आइडिया नेशनलिज्म का था इन अर्ली 19th सेंचुरी, यूरोप में लोग कुछ कुछ इस आइडियोलॉजी को लिबरलिज्म से कनेक्ट करते थे कि ये शायद लिबरलिज्म है। इसका मतलब कहने का ये है लिबरलिज्म, जो कि दो वर्डों से डिराइव था। लिबरल का मतलब था फ्री, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ आइडियोलॉजी के लिए हम ISM लगाते हैं इज्म। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में था और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ था। पॉलिटिकली टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति से बनी गई सरकार। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड। जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तक लिबरलिज्म का कहने का मतलब एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, क्लैरिकल प्रिविलेज, कॉन्स्टिट्यूशन, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मतलब कि एंड करना है ऑटोक्रेसी का। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी पावरफुल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर किसी भी लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अपने आप कानून बनाती है और कानून रद्द कर सकती है। क्लैरिकल प्रिविलेज को इसलिए एंड करना चाहते थे क्योंकि ये भी एक टाइप का टैक्स, जो आपको हमने 9th में पढ़ाया था, उसको इम्पोज करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करते थे थ्रू द पार्लियामेंट, जो कि कहने का मतलब ऐसा है जैसे हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसके बारे में ऐसी बात करते थे लोग। 19th सेंचुरी में लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी कहीं ना कहीं उसको ना रोका जाए, उसको रखा जाए। Yet equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage। यहाँ पर equality का मतलब कहीं भी universal suffrage का नहीं था। मीनिंग ये है, ये जो भी राइट्स मांग रहे थे वो मेल के लिए मांग रहे थे, ना कि फीमेल के लिए मांग रहे थे। You will recall that in the revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to प्रॉपर्टी ओन्ड मैन। जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी थी केवल उन्हीं को ही ये राइट मिलता था, वीमेंस को ये पार नहीं मिलता था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी और ऑल वीमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। इन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं मिले थे। ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल इंजॉय। कुछ समय के लिए जैकोबिन क्लब के टाइम पे, जब जैकोबिन रूल करते हैं उस टाइम पे ये जो है सभी को मिली थी, सभी मेल को मिली थी सफरेज करने। अच्छा, सफरेज क्या होता है? राइट टू वोट देने का जो है राइट टू वोट, वो उनको मिला हुआ था। हाउएवर नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिट्स सफरेज। जबकि जैसे ही नेपोलियन आता है जैकोबियन के बाद, उसने इसको जो है लिमिट कर दिया राइट टू वोट को। रिड्यूस्ड वीमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर, सब्जेक्ट द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। नेपोलियन कोड ने विमेंस को माइनर के स्टेटस से हटाकर उनको अथॉरिटी दी कि अपने फादर की और पति की प्रॉपर्टी में उनका कहीं ना कहीं कोई हक है। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। 19th सेंचुरी और शुरुआत की 20th सेंचुरी तक जो महिलाएं थी और जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे, उन्होंने लगातार बार बार इस डिमांड की कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, राइट टू वोट मिलने चाहिए। उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट करे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। अगर हम लिबरलिज्म को पर्सनल लेवल से या फिर सिटीजन की लिबर्टी से अलग हटा के देखें तो इकोनॉमिक्स पे इसे कनेक्ट करते हैं, तो इसका कहने का मतलब है मार्केट की फ्रीडम। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो रिस्ट्रिक्शन होती है उस रिस्ट्रिक्शन को मना करता है ये। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, सामान का और पैसे का लेन देन, आदान प्रदान आसानी से, मतलब बहुत ही वर्सेटाइल लेवल पे होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा है, ये कह रहे हैं कि जर्मन स्पीकिंग रीजन था जो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, वहाँ पर क्रिएट किए गए।
काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। यहाँ पर क्या क्या, जो 39 छोटे छोटे स्टेट थे ना, उनको एक बना दिया गया जर्मनी में, ठीक है। ईच दीज पोज्ड इनटू ओन करेंसी एंड वेट। इन सब का ना 39 स्टेट का अपनी अपनी करेंसी थी, अपना अपना वेइंग था और अपना अपना मेजरिंग यूनिट थी, जो कि बाद में क्या कहता है कि इसने एक कर दिया। इमर्जेंट ट्रैवलिंग, यहाँ पर पूरे पैसेज में आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि मेजरी में, मतलब यूनिट तो एक ही है ईले, लेकिन ईले में भी कितना फर्क है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर है, तो वहीं मेज जैसी कंट्री में वो 55.1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाता है, और न्यूरेमबर्ग में ये 65.6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये सबको इसने क्या करा, एक कर दिया। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स। ये कंडीशन एक तरीके की रुकावट की तरह, हिंड्रेंस की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह सामने से समझी जाती थी। टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू commercial classes who argued for the creation of unified economic territories allowing in unhindered movement of the goods and people capital। वही बात दोबारा रिपीट की गई है कि लोग क्या चाहते थे कि बिना रुकावट के, जिसे हम ऑब्स्टिकल वर्ड कहते हैं और हिंडर्ड वर्ड कहते हैं, उसको ये बिना रुकावट के क्या करना चाह रहे थे कि गुड्स और लोगों का और कैपिटल का होना, आना जाना शुरू हो जाए। इन 1834 कस्टम यूनियन, अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है, इसको मार्क भी कर लेना कि जो कस्टम यूनियन था उसकी वो करता क्या था उसके बारे में। इन 1834 एक कस्टम यूनियन और ज़ुल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड एट इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइन मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। क्या एक यूनियन, कस्टम यूनियन बना, नाम क्या था, ज़ुल्वेरियन, ईयर क्या था 1834, बनाया किसने, प्रूशिया ने, बाकी जर्मनी के स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। इसका काम क्या था, द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इसने क्या करा, जो टैरिफ बैरियर था, टैरिफ बैरियर का मतलब टोल टैक्स टाइप, उसको रोका, ठीक है। और जो 32 करेंसी थी अलग अलग जगह चल रही थी, उन करेंसीज को इसने क्या करा, 2 करेंसी बना दी कि भाई 2 ही करेंसी चलेगी, सबको मानना पड़ेगा। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्रिएशन, ये ज़ुल्वेरियन का काम मत ले लेना इसको, ज़ुल्वेरियन का काम वहीं तक था। जो क्रिएशन था रेलवे के नेटवर्क का, वो भी स्टिमुलेटेड हो गया, वो भी स्टार्ट हो गया, जिससे कि मोबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिस्ट रेदर द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और इस चीज़ से क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्टेशन बाय द वे ऑफ रेलवेज होने स्टार्ट हो गई, तो लोगों में यूनिफिकेशन की जो भावना है वो बहुत अच्छे से इमर्ज होने लग गई और एक तरह से ग्रो करना शुरू कर गई। तो इसमें ज़ुल्वेरियन पढ़ना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको नेपोलियन कोड पढ़ना ज़रूरी है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती है आपकी सब्जेक्ट टीचर पेपर के अंदर, जो कि ये होगा कि नेपोलियन कोड के बेनिफिट्स क्या हैं और लॉस क्या थे, ये आपको समझाना पड़ेगा।